आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के उपाध्यक्ष श्री नंदा जी, गुरु जी, भाई शिवपाल सिंह जी, सुमन जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण और नेताजी के बहुत वरिष्ठ सहयोगी जो अभी हैं इस दुनिया में, जो मंच पे पीछे बैठे हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए नेताजी की जयंती पर उन्हें सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आज समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज सुबह शुभ मुहूर्त में माननीय अध्यक्ष जी ने नेताजी के लिए जो स्मारक बनेगा, मेमोरियल बनेगा, उसका शिलान्यास किया है। और ये मेमोरियल कोई मामूली मेमोरियल नहीं होगा। जो लोग विदेशों में गए होंगे या देश में भी गए होंगे, जहाँ स्मारक बने हुए हैं बड़े महानुभावों के, उसमें बनने के बाद जब ये सामने आएगा स्मारक, कोई स्मारक इसके मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी। ये बनाया जाएगा अमेरिका के सबसे महबूब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मेमोरियल की तर्ज पर, लेकिन उससे भी बेहतर बनेगा। और लाखों समाजवादियों को और जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अनंत काल तक प्रेरणा देने का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है आज का। एक बहुत अच्छा काम की शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का दायित्व तो आप सबका है। और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जो नौजवान हैं, उसमें थोड़ा सा मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ इधर खड़े हुए लोगों के लिए। एक बार 12 तुगलक रोड में बहुगुणा जी भी जब पार्टी में आ गए थे, तो 12 तुगलक रोड में चौधरी साहब के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा, नेताजी और मैं बैठा हुआ था। तो बहुगुणा जी ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब जानते हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता में और आपके कार्यकर्ताओं में क्या फ़र्क है? उनकी तुम ही बताओ क्या फ़र्क। बोले फ़र्क ये है कि बीजेपी का हमारा कार्यकर्ता जब जाएगा, बाजार में भेजो 10 रुपया लेके या 50 रुपया लेके, तो 10 रुपये के सामान लेके आ पाएगा। और बीजेपी का कार्यकर्ता 10 रुपया का सामान लेके देखो भेजो तो 50 रुपये का सामान ले आएगा। तो बीजेपी के अगर ये लोग होते यहाँ, तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है, पीछे तक। इनको बार बार समझाया गया है। ये कल लिखेंगे प्रेस वाले, कुर्सियाँ खाली पड़े थी, और जितनी कुर्सियाँ हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानना, इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं सब पूछ रही आप किसी को भी, ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। पीछे सब कुर्सियाँ खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं, और मुंह दिखा देंगे आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं पूछ लीजिए, इनमें एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा, आधे से ज़्यादा का खुद का वोट नहीं होगा, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर खड़े के। किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे, आगे अभी घेर लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। ऐसा काम करते हैं। नेताजी ने कहाँ से शुरू किया था? 67 का पहला चुनाव जब लड़े, तो मैंने उसी साल बीएससी किया था। तो नेताजी ने कहा कि ऐसा करो, एमएससी में दाखिला मत लो, हम चुनाव लड़ेंगे, उस अगली साल ले लेना। तो मैं नहीं लिया दाखिला, हम लोग ले। हमें जैन कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनवा दिया, गुरुजी जानते हैं सर। वहाँ से साइकिल से जाते थे, 10 लड़के और जाते थे। और कोई ऐसा गांव जसवंत नगर क्षेत्र का नहीं है, खासतौर से बसरेहर ब्लॉक का, तब ये ब्लॉक 2 ही थी, जसवंत नगर और बसरेहर, जिसके घर घर में हम लोग न गए हों। कोई जीप नहीं थी, कुछ नहीं, केवल साइकिल से गए। चुनाव के वक्त भी कुछ नहीं था, साइकिल से गए, चुनाव जीते।
69 में भी कोई गाड़ियां नहीं थी, 74 में एक आध जीप आ गई, उससे नेता ही चलते थे, और लोग कुछ लोग गांव के लोग ट्रैक्टर से ही चले जाते थे, मोटरसाइकिल से गए बाद में। तो इस यहाँ से शुरू किया था कोई। अब तो यह है कि अगर 4 पोलिंग का सेक्टर बना दो, उसके लिए गाड़ी चाहिए। आप बताइए, एक गाड़ी से एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते हो, तब भी घर घर नहीं जाते, और 100 गाड़ियां चलती हैं। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्य करता है, जो बढ़िया कार्य करता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस पे और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता है। तो ये खत्म कीजिए संस्कृति। मैंने एक बार रामसेवक यादव एमपी थे बाराबंकी से, तब मैं 6वीं में पढ़ता था, 57 में सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी, पहले सोशलिस्ट पार्टी थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। हम लोग सोशलिस्ट में थे, हालांकि मेंबर साहब लड़ते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थे। जसनगर में सोशलिस्ट और करहल में प्रजा सोशलिस्ट, यहाँ बरगद, वहाँ झोपड़ी होती थी हम लोग। तो उनसे हम ऐसे ही पूछा, गेहूं लेने आए थे, फसल होती तो गेहूं चंदा करके लेते थे, उससे पार्टी जिले में चलती थी बेच के साल भर, ये स्थिति थी। तो हमने कहा आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उन्होंने कहा 7-8 हज़ार रुपया खर्च हुआ, और बोले कि JMLA हमारा बैठा है, कहते भाई थाजन क्या नाम था, इसके केवल 250 रुपया जो फीस लगती है सो। तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे आप इतने कम से कैसे होते हैं? बोले पैसे के बल पर हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर पैसे से करेंगे, आप अब बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो आप मुकाबला कर लेंगे। सारे देश का पैसा उनके पास, सारा उद्योगपति उनके पास। जो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपया ट्रकों में भर के चलाएगा केवल एक क्षेत्र में हराने के लिए। हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम केवल कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मदद कर सकते हैं, जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन ये मजे बीजेपी के साथ कार्यकर्ता हम ये कहते हैं बीजेपी की 100 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे उम्मीदवार के साथ 10 गाड़ियां भी नहीं। हमने तो साइकिल भी चला के देखा है, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़के देखा है। पूरे राम सिंह साहब नेताजी ने क्या क्या नहीं किया। नेताजी ने जब 79 में चुनाव हुआ, 79, तो इटावा से राम सिंह साहब को उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ लोग मालूम क्या कहते थे, अरे इटावा जो विरोधी थे, यहाँ से सब्जी बेचने वाला MP हो जाएगा, यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर ही होते रहे हमेशा। तो नेताजी ने कहा कि हम देखते हैं कौन होगा। तो राम सिंह साक ने अर्जुन सिंह भदौरिया और सुखदाम मिश्रा को बुरी तरह चुनाव हरा दिया, वो चुनाव जीत गए। लोगों में ये विश्वास पैदा किया मुलायम सिंह जी ने कि आप हीनता की भावना छोड़िए, आप संख्या के बल पर किसी को भी हरा सकते हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं। बनाया इन्होंने। फूलन देवी को जेल से निकाल के MP बना दिया 2-2 बार। अगर हत्या न हो गई होती तो आगे भी MP होती वो। कोई सोच सकता था? गरीबों, पिछड़ों, जो अति पिछड़ों की बात करने लगी बीजेपी, सारे अधिकार छीन लिए, सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, और रही बची आउटसोर्सिंग से कोई रिजर्वेशन नहीं। अब काय का मंडल रह गया? जब नौकरी नहीं, एक भी रिजर्वेशन नहीं, दलित और पिछड़ों के लड़के कुछ IAS IPS और अधिकारी हो जाते थे, वो बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब वो सीधे वहाँ भी करने लगे। सीधे 10 जॉइंट सेक्रेटरी पिछली 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ से जो प्रमुख सचिव जाता है वो बनता है प्रमुख सचिव। इतना सीनियर IAS अफसर, सबसे कठिन जो होती है परीक्षा, उसको पास करके लंबी सर्विस के बाद दिल्ली में एम्पेनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए। विभिन्न उद्योगपतियों के यहाँ जो काम करते थे क्लर्क लोग, कि जे बहुत अनुभवी,
आप समझ, और इसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी माइनॉरिटी का नहीं। तो इस तरह की सरकार है। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। खाना मिल जाता है शाम को तो हम गाय को ही सानी दे आते। कोई होता है अधिकार? जिस घर में कोई लड़का नौकरी नहीं करता है उसका घर टूटा फूटा पड़ा रहता है। नेताजी कहते थे कि सिपाही बना दो तो देखिए 2 साल में उसका घर पक्का हो जाता है। लेकिन अब वो भी सब खत्म हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट है, नेताजी ने जो काम शुरू किया था उसको आखिर तक ले जाना है। अगर देश की और गरीब पिछड़े लोगों की किस्मत को संभालना है तो। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, ये मुझसे ज़्यादा अंदर की बात कोई जानता नहीं, क्योंकि जिस दिन फैसला होने वाला था प्रधानमंत्री का, सारी रात आंध्र प्रदेश भवन में मीटिंग चली। नेताजी नहीं गए तो मैं ही वहाँ था। सवेरे 4 बजे सुरजीत साहब ने कहा कि 90% MP मुलायम सिंह के पक्ष में हैं, फाइनल हो गया है। सुबह नायडू राष्ट्रपति को लिख के दे आएंगे कि यूनाइटेड फ्रंट के लीडर मुलायम सिंह यादव होंगे और अगले दिन उनकी शपथ हो जाएगी प्रधानमंत्री। फिर ऐसी पर्दे के पीछे तिकड़म चली कि सुरजीत रूस चले गए। मैंने कहा आप कल चले जाओ, नहीं वो वहाँ जाना जरूरी है। अब नंदा जी के सामने नहीं बताऊंगा और इसलिए भी नहीं कहूँगा कि अब लोग दुनिया में नहीं हैं। अगर सुरजीत न गए होते लखनऊ, वो दिल्ली, मॉस्को, तो नेताजी ही प्रधानमंत्री होते। जो साजिश में लोग शामिल थे उन्होंने नाम चला दिया कि साहब वो कह रहा है लालू और शरद कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर मुलायम सिंह बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था। वो तो उन्हें टूल बनाया गया। हाँ, विरोध में थे वो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। सबसे बड़े नेता तो उनके न चाहने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट, सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे वहाँ से लेके तमिलनाडु तक के सारे CM से यहाँ थे। मुश्किल था उनको पहुँचाना वहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हों, अन्य मंत्री हों, सब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहाँ थे, सब आए यहाँ। तो बहुत बड़ा कद था, लेकिन साजिश बहुत लोगों की थी। हम जानते, वो ये जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बन गए तो समाजवादियों में समाजवादी मार्क्सिस्ट भी हैं। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। साजिश सबसे बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए। तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीनिंग का है, प्रधानमंत्री बना दिया इंद्र कुमार गुजराल। दिस वाज द रियल थिंग जो आज मैं बता रहा हूँ आप, क्योंकि मैं सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूँ, सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए। और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे तो एक बार उन्हें गुस्से में हमसे कहा कि 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? अब मैं, चूंकि गुरुजी बहुत देर से बैठे हुए हैं और दिक्कत हो रही है उन्हें बैठने में, और बूढ़े आदमियों को सबको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहना चाहता हूँ। एक बार नेताजी ने जब कन्नौज से नहीं, जब जसवंत नगर से काम नहीं लड़ेंगे तो हम, नेताजी निर्णय अपने मन में ले लेते थे लेकिन पूछते थे। तो हमसे पूछा कि जसवंत नगर से कौन लड़े?
हमने कि शिवपाल लड़ें और कौन लड़ें, ठीक है। तो पार्टी के अध्यक्ष का भाई रामपाल की राय यही है कि शिवपाल लड़ें, शिवपाल को ही लड़ाया जाएगा। तो खुद अपना ऐसे ही कन्नौज से जब इस्तीफा दिया नेताजी ने, तो हमसे बोले कि यहाँ से किसे चुनाव लड़ाया जाए। मैंने कि अखिलेश को लाओ। तो लोग कहेंगे कि अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। मैंने कि भगवान शंकर के बेटे हैं, गणेश से तो पूजा होती। बोले ठीक है रहे बात है। मैंने नेताजी से कहा कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र एमपी था, तो धर्मेंद्र इतनी कम उम्र का है, इसका क्या होगा। तो हमने कि अब हमें लोकसभा का नहीं है लालच, कोई भी हम चाहते हैं हमें कि इससे, क्योंकि इस सीट को मैंने बचाया था, किसी से तिकड़म करके सब रिजर्व कराए दे रहे थे बदायूं को। तो हमने कि धर्मेंद्र वहाँ से लड़े, हमें राज्यसभा में भेज देना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब की बार जब मैनपुरी से लड़े थे, ये मैं बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, आप भी जानते हैं नेताजी ने स्वयं से कहा था कि मैं अब आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहूँगा, मैं अपने दूर पड़ता अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता हूँ, मैं अपने घर से लड़ूंगा, मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगा। ये नेताजी का डिसीजन था, ये मेरा नहीं था। जो कुछ लोग ये कहते हैं मेरा डिसीजन था, वो मुझे गाली देते। नेताजी को कोई रोक सकता लड़ने के लिए? अगर नेताजी कहें कि यहाँ से लड़ेंगे तो किसी की हैसियत है कि उसका विरोध करें? नेताजी का ये था, ये अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं। मेरा कभी नहीं था। मेरी सहमति अवश्य थी कि आजमगढ़ से दूर जाना पड़ता। क्षेत्र में कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आई नहीं। और यहाँ ये था कि ऐसा क्षेत्र है, जब ये बन रहा था, परिसीमन आयोग जब था उसका मैं एसोसिएट मेंबर था, तो मैंने पहले जसवंत नगर को कन्नौज में लगवा दिया। जब इटावा रिजर्व हो गया तो नेताजी ने कहा जसवंत नगर को इधर करो, तो मैंने कन्नौज में लगवा दिया। आगरा में कमीशन की मीटिंग थी, सुनवाई, तो रामबख्श वर्मा बीजेपी, सत्यदेव त्रिपाठी कांग्रेस और बीएसपी का ये ब्रजेश पाठक, ये तो मेंबर ही था उसका। इन लोगों ने कहा अरे साहब जमुना से गंगा तक बना दिया। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो बिश्नोई जो सीईओ थे हमारे, उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब, चीफ साहब जो हैं उनका रिजर्वेशन कन्नौज पे है, कोई दूसरा बताइए। हमने कि आप बनाइए, हम भी बनाए दे रहे हैं। 2 मिनट में मैंने बना दिया, क्योंकि मैनपुरी में लग गया था अलीगंज और वो चला गया था छिबराम कन्नौज में, नहीं फर्रुखाबाद में। तो हमने ये किया कि जसवंत नगर मैनपुरी में, अलीगंज फर्रुखाबाद में, छिबरा मऊ कन्नौज में, यूँ घुमा दिया। एक भी यही बनाया सीईओ ने, यही बिश्नोई ने बनाया। तो बिश्नोई ने कि जा दे दीजिए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो तिलक लगाते थे, क्योंकि जो चेयरमैन थे उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ था, घुटनों का। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं बनी। नक्शे पर इतनी कॉम्पैक्ट और बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी बनी, इससे बेहतर एक भी नहीं। और मैंने कहा बाद में जब बन गई, मैंने कहा चाहे 79 सीटें हार जाएं, नेताजी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें या उनके परिवार के व्यक्ति को कभी कोई नहीं हरा सकेगा। ऐसी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाती है, क्योंकि कई बार सब लोग एक हो जाते हैं, हुए हैं। तो ये है। लेकिन अब आज हम तो पार्टी की तरफ से, पार्टी के अध्यक्ष को और आप सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने आज शिलान्यास किया है, और जितना शानदार, क्योंकि हमने वो मेमोरियल्स देखे हैं। मैंने लिंकन के मेमोरियल को कई बार देखा है। शाम के वक्त वहाँ ये भीड़ होती है प्रतिदिन, जहाँ फ़ोटो लेना खड़े होकर मुश्किल हो जाता है। जब तक फ़ोटो लेने हैं तब तक 10 और आगे से निकल रहे होते हैं। स्कूलों के बच्चे और जितने ब्लैक हैं वे तो सभी आते हैं। उनकी दास्ता को मुक्ति दिलाई थी उन्होंने, दास्ता से। तो उससे उसी तरह का है, आप नक्शा में देखा होगा, उससे थोड़ा और बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ इस तरह का कोई पार्क नहीं है। सामने एक मेमोरियल है अमेरिका का, वो दिखता है दूर, उस तरफ दूर जेफरसन मेमोरियल है। तो लेकिन बहुत बढ़िया है।
अभी अले जी ने बताया उससे थोड़ा ऊंचा है, बढ़िया है। आप लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और जब आया करोगे तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्रोत आप में फूटता रहेगा, अंकुर फूटता रहेगा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने से व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके कदमों पर कुछ चलोगे तो कुछ न कुछ समाज को देगे। आज मैं नेताजी को प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और अध्यक्ष जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शुभ मुहूर्त में सुबह एक शुभ काम शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद।